नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनावी खेल जिन्नावादी। यूपी के चुनाव में पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना का नाम खूब उछाला जा रहा है। दिलचस्प है कि जिन्नावादी खेल की शुरुआत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने की। अखिलेश ने जिन्ना की एंट्री क्या कराई, बीजेपी को एक बड़ा हथियार मिल गया। अब जिन्ना का नाम से लेकर बीजेपी अखिलेश यादव पर लगातार हमले कर रही है। तमाम खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जरा आपको ये रिपोर्ट सुना देते हैं, क्योंकि फिर पूछेंगे ये अनुराग भदौरिया से कि अब तो बीजेपी बार बार जिन्नावादी पार्टी कह रही है समाजवादी पार्टी को। छोटा सा हम पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिन्ना के जिन्न को बोतल से तो अखिलेश ने निकाला था, लेकिन अब इसे इशारे पर नचा रहे हैं बीजेपी के नेता। हर रैली, हर सभा, हर मंच पर बीजेपी के तमाम दिग्गज यूपी की जनता को याद दिलाना नहीं भूलते कि देश को बांटने वाले मोहम्मद अली जिन्ना अखिलेश यादव के लिए पूजनीय है। अखिलेश यादव जी के जो अंदर बैठा हुआ है वह जिन्न बाहर निकल आया। उन्होंने देश की आजादी, देश का विभाजन कराने वाला मोहम्मद अली जिन्ना का नाम देश को एकजुट करने वाले भारत रत्न सरदार पटेल जी के साथ जोड़ दिया। श्री अखिलेश अली जिन्ना जी, अब तुम्हें जिन्ना भी नहीं बचा सकते। 4.5 साल से शांति के मार्ग पर हम सब बढ़ रहे हैं। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ना कोई फसाद हुआ, लेकिन आज चुनाव आते ही अखिलेश जी को जिन्ना याद आने लगे हैं, ओवैसी जी को दंगा याद आने लगा है। अब सवाल उठता है कि यूपी के चुनाव में अचानक से जिन्ना कहां से प्रकट हो गए। शुरुआत अखिलेश ने की थी 31 अक्टूबर की हरदोई की रैली में। तो पहला सवाल यह है कि क्या अखिलेश बीजेपी के हिंदुत्व की काट मुसलमान वोटों में तलाश रहे हैं? दूसरा सवाल है कि क्या अखिलेश को यह लगता है कि भारत के मुसलमान जिन्ना को हीरो मानते हैं? तीसरा सवाल है कि क्या अखिलेश को ओवैसी से मुस्लिम वोटों के बंटवारे का डर है? और चौथा सवाल है कि क्या अखिलेश अपने पिता के मुस्लिम यादव फॉर्मूले को आज भी जीत की गारंटी मानते हैं? अखिलेश शायद इन सवालों के जवाब ना दें, लेकिन जिन्ना की पिच पर वो जिस तरह से डटे हुए हैं, उससे सारे जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। उस समय पर बताएंगे। उसको चलाया है, कई सवाल उठाया है, जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर दो। क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। ये भी तय था कि अखिलेश के इस जिन्ना प्रेम को बीजेपी किस कदर तूल देकर चुनाव में भुनाएगी। पूरे यूपी में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं की क्लास लगाते बीजेपी अध्यक्ष हो या पीएम के साथ यूपी में विकास का मंच सजाकर बैठे सीएम जिन्ना को कोई नहीं भूलता। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। तो क्या ये माना जाए कि जो हो रहा है खुद अखिलेश भी यही चाहते थे? ये अजब हाल है कि यूपी चुनाव में ना तो कोरोना की दूसरी लहर में मचे हाहाकार की बात हो रही है, न रोजगार और न भ्रष्टाचार की। ऐसा लगता है कि सारे वोट महज 2 रंगों में बटे हैं और चुनावी तस्वीर या तो भगवा या हरे रंग से बनाना ही मजबूरी बन चुका है। अलीगढ़ से अकरम खान और श्रावस्ती से पंकज वर्मा के साथ आज तक। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अमीश खान साहब बीएसपी के प्रवक्ता, वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के, और संजीव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। ये हर बात पर अब समाजवादी पार्टी जिन्नावादी पार्टी हो गई, जबकि आप लोगों के तो जिन्ना ने कितने नाम वाले नेता पिछले दिनों देखे हैं, लेकिन बावजूद इसके एक बार अखिलेश को जिन्ना का नाम लेना इतना भारी पड़ेगा कि अब आप लोग जिन्नावादी पार्टी कहेंगे। उन्होंने सिर्फ जिन्ना का नाम नहीं लिया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का श्रेय जिन्ना को दिया। और जब आप सरदार पटेल, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए अथक परिश्रम किया, जब आप सरदार पटेल जो भारत की अखंडता के शिल्पकार हैं, उनके साथ आप तुलना करेंगे
मोहम्मद अली जिन्ना को उस पंक्ति में बैठाएंगे जिसने भारत को खंड खंड किया, तो स्वाभाविक तौर पर उस पर बात होगी। और एक बार जिन्ना पर बात करने के बाद उन्होंने वो अखिलेश सिंह यादव चुप नहीं हुए, दूसरी बार भी उन्होंने जिन्ना का नाम लिया। तो अगर किसी ने जिन्नावाद को अपना चुनावी शस्त्र समझा है कि हम इसके कारण मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण कर लेंगे, तो ऐसे ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति को पूरे देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने उसके चेहरे को बेनकाब करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। हम उस दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। संवैधानिक दायित्व निभा रहे हैं। या तो अखिलेश सिंह यादव कह दें कि हम जो है जिन्ना पर जो है जी क्या प्रश्न है आपका? नहीं मैं कह रही थी, मैं अनुराग जी को कह रही थी कि आप तो अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहे हैं। प्रश्न है आपका? कुछ आपने पूछ रहे थे। आडवाणी जी ने जिन्ना की बड़ाई की थी, उनको कितना भारी पड़ा ये हम लोग समझ रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक तौर पर अगर इस देश को खंड खंड करने वाले व्यक्ति का किसी के मन में अत्यंत आदर होगा तो स्वाभाविक तौर पर उसके प्रति जो है लोगों को जागरूक करना हमारा दायित्व है। ठीक है, क्यों भदौरिया साहब? वो तो अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहे हैं। भदौरिया जी देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए बोलने को कुछ नहीं है। ये गन्ना की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। और कमाल की बात है, जिन्ना इनके आदर्श हैं। ये 1940-41 में ये वही लोग हैं जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, सरकार बनाई थी इन्होंने। जिन्ना जी को इन्होंने जिन्ना को अपनाया था। और यही पार्टी जब आजादी के बाद पहली बार कहेंगे भदौरिया जी अब जिन्ना जी कह रहे हैं। नहीं जी नहीं, मैं चूंकि बात कर रहा था उस समय। अब दिक्कत यह है कि बोलते बोलते इतने महापुरुषों का नाम लेते हैं तो किसी के साथ जी लग जाना, तो हमने तो बाद में उसको ठीक भी कर लिया, जिन्ना बोला। तो अब हम चूंकि वहां पे और अपने महापुरुषों का नाम ले रहे थे, तो क्या जिन्ना के लिए जी लगाना अब गुनाह हो गया? भदौरिया साहब बैकफुट पर जा रहे हैं आप लोग। ये देखिए, ये असल खेल है ना सर। बैकफुट पर क्यों जाना? अगर जिन्ना जी बोल दिया तो बैकफुट पर क्यों जाना? बात नहीं है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अब बात में से अब तो लगता है अखिलेश जी भी बैकफुट पर हैं सर। अब वो गलती से भी जिन्ना का नाम नहीं ले रहे। बैकफुट पे नहीं है, मुझे बोलने तो दीजिए, मेरी बात तो कहने दीजिए। आप बीजेपी के बोल रहे थे तब आपने बोलने दिया, मैं बोल रहा हूँ तो उसमें नहीं आप बोलिए भदौरिया जी, आपको कौन? मैंने कहा सरदार पटेल साहब जब यहाँ पे किसने बनाया था भाई? सरदार पटेल डिप्टी सीएम बने थे उस समय, किसने बनाया था? ये आरएसएस। इन्होंने जिन्ना की पार्टी के साथ मिलकर बने थे। और आजादी के बाद कौन गया था पाकिस्तान मजार पे? आडवाणी जी। तो ये आजादी के पहले भी जिन्ना के साथ थे, आजादी के बाद भी जिन्ना के साथ हैं। दिक्कत यह है कि इनको जनता के मुद्दों की बात नहीं करनी है, गन्ना पे बात नहीं करनी है, किसानों की बात नहीं करनी है, यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करनी है। बस सुबह से लेकर शाम तक अगर आप किसी भी बीजेपी के नेता के सामने जाओ तो पता कैसे करते हैं? जिन्ना 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 जिन्ना। उन पे जिन सवार हो गया है। जनता का जिन सवार करो ना, जो जनता परेशान है। यहाँ उत्तर देश में, पूरे देश में जनता यहाँ महंगाई से पूरी तरह से कहरा रही है। उसका जिन सवार करो ना, जनता का जिन सवार अपने ऊपर करो, जनता की परेशान का जिन सवार करो, यहाँ किसानों का जिन सवार करो, जिनकी मौत हुई है लगातार, जिनको यहाँ पे रौंद के मारा गया, उनके बारे में चर्चा करो ना। वो मंत्री आज भी बैठा, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, ये समाज के अंदर में नफरत फैलाने की बात करती है। इसको नफरत की बातें बहुत अच्छी लगती है। अरे हम तो बार बार महंगाई की बात करते हैं कि यहाँ देश में महंगाई ज्यादा है, तब तो आपको इसका महंगाई का जिन नहीं सवार होता। हम यहाँ पे बार बार कह रहे हैं महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो महिलाओं का अत्याचार का जिन आपके ऊपर नहीं सवार होता, लेकिन जिन्ना का जिन सवार हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको नफरत की राजनीति करनी है, आपको समाज में असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक वही आप चिल्लाएंगे। ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ी है। वो भारतीय जनता पार्टी बात करेगी तो पाकिस्तान की, तुर्कस्तान की, अफगानिस्तान की, हिंदुस्तान की नहीं। हिंदुस्तान की बात करने का, हिंदुस्तान की जनता के बारे में बात करना उन्हें पाप समझ में आता है। अगर हिंदुस्तान की जनता की समस्या की बात कर लेंगे तो लगेगा पाप लग गया उनको। जी भदौरिया जी रुकिए। वारिस पठान जी, अब तो जिन्ना और ये सब यही दोनों लपक रहे हैं। आप लोग तो लग रहा है रेस में पीछे छूट रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी, देखिए अखिलेश यादव ने ये बात क्यों कही है ये सब समझ रहे हैं। ये मुस्लिमों की मोहब्बत पर एक तरफा जो आप लोग मुहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छिटकने की कवायद है। रेस में पीछे तो नहीं छूट रहे? कहां पे छूट रहे? नहीं अंजना जी, ये बीजेपी एक तरफ है, ये समाजवादी पार्टी एक तरफ है। ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, कोई फर्क नहीं है। भाजपा में योगी ने स्टार्ट किया अब्बा जान, भाई जान, चाचा जान, अखिलेश ने चालू कर दिया जिन्ना।
मुसलमानों को अपीसमेंट के लिए पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हमारे देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रहे। जिन्ना ने ही तो देश का बेड़ा गर्क किया था। तो ये जो सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना के नाम लेने से आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब दूसरा कंफ्यूजन तो अंजना जी मुझे यही हो गया है सबसे बड़ा कि कल तक कांग्रेस हमको बोल रही थी बीजेपी की भी टीम, समाजवादी बोल रही थी बीजेपी की भी टीम, अब बीजेपी बोल रही है कि हम समाजवादी की भी टीम है। तो मैं तो चाहता हूं आपके माध्यम से तमाम लोगों को बोलना कि आप लोग एक बार बैठ जाओ, चाय पे चर्चा। हाँ एजेंट, चाय पे एजेंट यहाँ, तो मैं तो चाहता हूं कि आप सब तमाम एक चाय पे चर्चा पे बैठ जाए सब लोग और डिसाइड कर दे हम लोग किसके एजेंट है, किसकी टीम है। मगर मेरा तो ये मानना है कि मैं उनका एजेंट हूं, उनकी बी टीम हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी और देश के लिए शहीद हो गए। मैं आवाम का एजेंट हूं, आवाम की तकलीफ लेकर आया उन लोगों के सामने और अब जनता को भड़काने लिए जगाने आए। कोई रिश्ता पनप रहा है क्या अखिलेश यादव के साथ? उत्तर प्रदेश के अंदर थे, अखिलेश यादव के साथ कोई रिश्ता पनप रहा है क्या आपका? अंदर खाने खबरें आ रही है, राजभर साहब के जरिए पैगाम गया है। कोई पनप नहीं रहा है। देखिए किसी को पैगाम देने की जरूरत नहीं है, बीच के कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। अखिलेश साहब के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट का नंबर है, फोन करके कर सकते हैं। मगर हमने पहले दिन से क्या अंजना जी, आपके चैनल पे भी मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, हम उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं बीजेपी को हराने और ये इंश्योर करने कि योगी इस मर्तबा वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं बने। जिसको आना है हमारे साथ आए, लड़ाई में कांधे से कांधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे और लड़े और हराए बीजेपी को। 100 सीट पर लड़कर कैसे योगी को हटा दीजिएगा? हम बैगिंग बॉल लेके जाए। 100 सीट पर लड़के कैसे योगी को हटा दीजिएगा? शुरुआत है। अरे देखिए अंजना जी, इस वक्त उत्तर प्रदेश की आवाम से जब हम सवाल करते हैं ना कि बताओ यादवों का मिनिस्टर है, यादवों का लीडर है, दलितों का लीडर है, जाटों का लीडर है, जाटों का लीडर है, मुसलमान तुम्हारा कोई लीडर है? बोलते नहीं है। क्यों नहीं हुआ चलिए बताइए। इतने वर्षों से 19% आबादी है वहां पे मुसलमानों की। ये तथाकथित सेक्युलर पार्टी ने उनके वोट ले लिए, मगर क्या मुसलमानों के पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं क्या चलिए बताइए। हम जा रहे हैं मुस्लिम लोग को एम्पावरमेंट करने, लीडर बनाने, वहां से लीडर बनाने जा रहे हैं। जी अंजना जी देखिए, एक तो वारिस पठान साहब जो करें 19% नहीं 20% हम उत्तर प्रदेश में है। पहले मुसलमानों को जनगणना तो सही कर ली है। देखिए अखिलेश यादव जी ने सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना का नाम लेकर के गलत किया। उस वक्त सरदार पटेल जी की गुणगान करना चाहिए था और जिन्ना तो इस देश के बंटवारा करने वाले खलनायक थे, तो खलनायक का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर ले लिया उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी चील की झपट्टा की तरह से पकड़ लिया उसको। और जितने बार अखिलेश ने नहीं बोला होगा जिन्ना, उससे 10 बार ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल चुके। जिन्नावादी, जिन्नावादी, जिन्ना फला, जिन्ना फला, जिन्ना फला। आप जो 5 साल में कोई काम नहीं कर पाए हैं तो आप जिन्ना में और ये तुष्टिकरण में अपना समय पर बात कर रहे हैं। यही योगी आदित्यनाथ जी है जो कहने वाले हैं कि बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे। तो अब ये संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है और उधर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये कहां सही बैठ रहा है? ये तो दोनों अलग अलग अपनी राह पकड़ लिए हैं। वो कहते हैं बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे। तो आप हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हो क्या? आप कहते हो राजस्थान में पहुंच के कहते हो कि बजरंग बली वो दलित थे, आदिवासी थे, भगवान को भी बांट रहे हैं। कहते नहीं कि गाना आया था हिंसा को क्या भगवान, हिंसा को क्या भगवान का छोड़ेंगे, हिंसा का इसी तरह का कोई गाना आया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये समाजवादी पार्टी तो अब देखिए इनके पास तो छोटे छोटे दलों का ही मामला बन रहा है ना। इनके पास तो कोई औकात है नहीं। आप क्यों हंसे? ये इनके पास कोई नहीं, हंस रहे होंगे गाना भूल गए इसलिए मैं बता रहा हूँ। देते हैं इंसान को धोखा है, इंसान को क्या छोड़ेंगे? अरे भाई वो हम गाने वाले नहीं हैं, देते हैं भगवान को धोखा। वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का आपने भी गड़बड़ी कर दी। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? संजीव सिंह जी ठीक है वही गाना, वही गाना संजीव सिंह जी वही गाना था, लेकिन मैं गाने बजाने वाला नहीं हूं ना, इसलिए मुझे याद नहीं है। ध्रुवीकरण की कवायद तो तेज हो चुकी है और वो दिख रहा है, क्योंकि अब बार बार देखिए बड़ी लड़ाई। लेकिन अगर आप इसको देखें तो योगी वर्सेस अखिलेश का गठजोड़ दिख रहा है।
अखिलेश अपने गठजोड़ के जरिए योगी का तोड़ खोज रहे हैं। इसमें आप लोग कहां पर हैं? और ये सवाल है कि पिछली बार चाहे बीएसपी और कांग्रेस दोनों से उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हुए, वो जीत नहीं मिली, हार मिली, तो आप लोगों की भूमिका नगण्य होती चली जा रही है। संजीव नहीं, अंजना जी देखिए, अंजना जी पहली बात, कोई थोड़ा खान साहब शांत रहे, थोड़ा सुने। अंजना जी पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कोई काम नहीं किया। काम किया होता तो योगी जी मुद्दे के आधार पे वोट मांगते। अब ये जिन्नावादी, थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि भाजपाई इतिहास को हमेशा तोड़ मरोड़ रहे हैं। इतिहास क्या रहा? 1925 से आरएसएस का जन्म हुआ और 1947 तक 3 बड़े आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जहां केवल अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, चिट्ठियां लिखे। अगर हम कहते हैं कि हमारे देश के बंटवारे का खलनायक अगर जिन्ना थे, तो इस देश के बंटवारे खलनायक सावरकर भी थे। सावरकर को ये पूजते हैं, जिस सावरकर ने 1937 में कहा कि हिंदू मुसलमान के लिए अलग राष्ट्र बनना चाहिए। 1940 में लाहौर के मुस्लिम अधिवेशन में जहां फजलुल हक ने मुसलमानों के अलग राष्ट्र की मांग की, और उसके बाद जब बंगाल में, सिंध में सरकार बनती है, तो फजलुल हक बंगाल में मुख्यमंत्री बनते हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बनते हैं। सिंध में हिंदू महासभा ने कहा कि मुसलमानों के अलग राष्ट्र पाकिस्तान में उसका समर्थन करते हैं। तो पहले यह समझना होगा अंजना जी कि जिन्नावादी कौन है। जिन्नावादी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तभी जसवंत सिंह किताब लिखते हैं, आडवाणी जी जाके फातिया पढ़ते हैं। तो मुद्दे नहीं है। मुद्दे अगर होते तो आज इस देश में जो है पेट्रोल और डीजल शतक लगा दिया, सरसों का तेल 200 के ऊपर चला गया, गैस जो है 1000 ऊपर चली गई, और आज कहीं ना कहीं आटा भी महंगा और डाटा भी महंगा हो चुका है। 12 से लेकर 25% तक जीएसटी वसूलने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था, सबका साथ सबका विकास, अंजना जी सपना अब नहीं रह गया। अब नारा बदल गया है, न खाना है न पकाना है, भीख मांगा हूं और भीख मंगवाना है। आज वहां पहुंच चुके हैं। आप बताइए, रोजगार की चर्चा नहीं, आप जिन्ना की बात करते हैं, 18,000 करोड़ गन्ना का है, वहां यहाँ पे चुप हो जाते हैं। नारे जाकर के जय श्री राम के लगाते हैं। अरे कभी कहते कि बेरोजगारी पर हमने ये किया, कभी कहते कि महिला अपराध पे ये किया। मथुरा में महिला गैंगरेप हो रहा है, वहां नहीं बोलना है। आप बताइए, अब महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है, वहां नहीं बोलना है। अभी जेवर में गए लोगों ने कोरोना काल में अपना जेवर बेच करके अपने लोगों का इलाज कराया, और आज जेवर में किसान आज खुले आसमान के ठीक है। असल मुद्दों से भटकाना है, इसीलिए जिन्ना जिन्ना बार बार गुनगाना है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ प्रेम शुक्ला जी कि देखिए, गन्ना का भी मुद्दा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एमएसपी का मुद्दा उठा हुआ है, ये सब दबाने के लिए ये सब होता है क्या? क्या हर बात पर ये जिन्नावादी पार्टी वाले और कोई और नहीं, देश के जो सूबे के मुखिया है, मुख्यमंत्री दिखाऊंगा ये मुख्यमंत्री जी हैं, क्या है ये, क्या है संजीव जी? ये मोहन भागवत जी आज बोल रहे हैं, आज की है 9:49 पे, ये कह रहे हैं कि भारत के विभाजन की पीड़ा समाधान, विभाजन को निरस्त करना आज ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं। अब ये इनका दोहरा चरित्र देखिए, एक तरफ सावरकर कहते हैं, सावरकर 2 राष्ट्र को बात करते हैं, गली गली शाखा लगा करके हिंदू मुसलमान के बीच ये विष रोकते हैं, और आज मोहन भागवत कर रहे हैं तो उस बंटवारे का दर्द है। ठीक है, इस पर भी जवाब दे देंगे, लेकिन पहले उस पर आ जाए। असल मुद्दों से भटकाना है, इसीलिए जिन्ना जिन्ना रटना है। जी प्रेम शुक्ला जी, उनको मुद्दे ही नहीं पता है अंजना जी। देखिए, हम तो असल मुद्दों पर ही बात करना चाहते हैं। आप बताइए, बेरोजगारी दर 2017 तक उत्तर प्रदेश में क्या थी? 17.5% थी। CMI का आंकड़ा बता, हम 4.5% पे ले आए हैं। आप गन्ना पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों पर 38,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कैबिनेट के पहले फैसले में वो कर्ज माफ कर दिया गया। 1,50,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है गन्ना किसानों का भुगतान किया गया। 25,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया जो है अखिलेश सिंह यादव जी छोड़कर गए हुए थे। आप यहाँ 465 किलोमीटर एक्सप्रेस दोनों की सरकारों ने मिलकर 15 वर्षों में बनाया। 650 किलोमीटर से अधिक सड़कें जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 4.5 साल में बना दी। हम तो विकास पर ही बात करना चाहते हैं साहब। हमने जितने शौचालय बनवाए, हमने जितने जो है मेडिकल कॉलेजेस बनवाए, 12 मेडिकल कॉलेज बनते हैं 70 साल में, और 4.5 साल में 9 मेडिकल कॉलेज एक ही दिन में खुल जाते हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं। उसके बाद अगर कोई जिन्नावाद पर उतारू हो तो क्या उस जिन्नावाद का उत्तर ना दें? हम विकास का भी उत्तर देंगे। आइए विकास पर पहले बहस कर लेते हैं, जिन्ना पर भी बहस कर लेते हैं। लेकिन आपने जिन्ना पर बहस कर, जब जिन्ना पर बहस होगी तो विकास कहेंगे, जब विकास की बहस होगी तो जिन्ना पर भाग जाएंगे। तो भागिए मत, आइए हम तो जिन्ना आप ही लेके आए हैं भदौरिया जी, लेकिन ये मुकुट तो पहन लीजिए।
देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का नाम वैसे भी ऐसे नहीं रखा गया है। जेएम ये सही बोलते हैं और हम नहीं बोलते, इन्हीं के नेता बोलते हैं ये जुमलेबाज, ये से जुमलेबाज, अहंकारी पार्टी, मजदूर विरोधी पार्टी, यही तो जेएम है इसका मतलब। और ये वो लोग हैं जो जुमले के अलावा कुछ बोलेंगे नहीं। आप कह रहे थे महंगाई पे, और महंगाई पे बात ना करके इधर उधर की बातें करते हैं। अरे जिन्ना का प्रेमी ये लोग हैं, हम गन्ना प्रेमी, हम गन्ना की बात करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। आजादी के पहले भी जिन्ना के साथ थे, आजादी के बाद भी इनके लोग जिन्ना के साथ रहे। कोई किताबें लिखता रहा, कोई फूलमाला चढ़ाता रहा। लेकिन जब हिंदुस्तान की जनता की बात होगी तो इनके पास दो ही मुद्दे होते हैं, या तो परिवारवाद की बात करने लगेंगे। अरे भैया किस परिवारवाद के बारे में बात करते हैं? ये हिंदुस्तान है, यहाँ सनातन धर्म की बात होती है, यहाँ वासुदेव कुटुंबकम की बात होती है। पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। और यहाँ प्रभु राम की भी बात, रघुकुल, ये सब गोली मत दीजिए अनुराग भदौरिया जी, ये सब गोली मत दीजिए। देखिए राजनीति में मैं आप ही से काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, परिवारवाद पर सवाल क्यों ना पूछा जाए? ये सही है कि अल्टीमेटली कोई भी हो, किसी का बेटा हो, उसको इलेक्शन का इम्तिहान देना पड़ता है। सुनिए ना सर, सवाल आप ही से पूछने तो दीजिए। बेटा उसका इम्तिहान देता है चुनाव का, लेकिन पार्टी के अंदर जो उसकी धौंस रहती है, जो पार्टी उसकी जागीर बन जाती है, सत्ता में आने पर वही सत्ता उसी के कदमों पर गिरती है। इसका क्या तोड़ है? इस पर क्यों ना सवाल पूछा जाए? अरे अंजना कल भदौरिया जी जीते तो भदौरिया जी तो सीएम नहीं बनेंगे ना, अखिलेश यादव भी बनेंगे। अरे सुन तो लीजिए अंजना जी, बात बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर हो गए, पूरी लिस्ट है। क्या दूसरा कोई व्यक्ति वहाँ कैबिनेट में? तो ये मंत्री भी बनाते हैं, मंत्रीगण भी बन रहे हैं, नेताओं को इम्पोर्टेड बेटों को भी बुला के मंत्री बना रहे हैं। लेकिन आप मेरे सवाल से मत भागिए। अरे बोलने तो दीजिए, मेरे सवाल का अरे मुझे बोलने तो दीजिए, आपके सवाल का जवाब रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं। सही कह रही हैं आप, इंपोर्ट कर करके परिवारवाद को लेके आते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ताकत उसी के पास होती है जिसको जनता चुनती है। लेकिन ये जनता की मुद्दों की बात कब करते हैं? ये जनता की मुद्दों की तो बात नहीं। आप एमएलए बने तो सीएम बनिएगा कभी? आप एमएलए बने तो सीएम बनिएगा कभी? बन सकता, कोई भी बन सकता है भाई। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, कोई बन सकता है, कोई भी बन सकता है। अखिलेश यादव जी के रहते कोई और बनेगा? कोई भी बन सकता है अंजना जी, लोकतंत्र में कोई बन सकता है। जनता की ताकत होती है, जनता जिताती है। लेकिन दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के पास है कि उनके पास कोई जवाब नहीं होता। किसका जवाब नहीं पता है? हिंदुस्तान की जनता उनसे चिल्ला चिल्ला के पूछती है कि कोविड काल में बिना ऑक्सीजन के तड़प के मेरे रिश्तेदार मर गए, इनके बारे में जवाब क्या है? तो उनके पास जवाब नहीं है। इनसे जनता पूछती है कि आपकी नाकामी की वजह से, आपकी यहाँ पे गलत नीतियों की वजह से लोग यहाँ पे पैदल चल के यहाँ पे लॉकडाउन में परिवार की मौतें हो गई। क्या इनके पास जवाब है? नहीं जवाब है। इनसे पूछा जाता है अपने नोटबंदी की लाइन में लग के 100 से 150 लोगों की मौतें हो गई, उनके परिवार बर्बाद हो गए। जवाब है? नहीं है। 700 ज्यादा किसानों की मौतें होंगी, परिवार परेशान है। कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी हमारी माँ बहनें विधवा हो गई। क्या इन्होंने उसके परिवार वाले के बारे में पूछा जो आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं? कभी इन्होंने इनसे पूछा कि जिसको रोन दिया गया वो आज भी उसको, जिसके रोंदने का, किसानों को रोंदने का, जिसने रोना है उसके रोंदने वाला आरोपी उसके पिताश्री आज भी कैबिनेट मंत्री लखीमपुर खीरी से लेकर हाथरस तक पर सवाल पूछिए। जवाब सुन लीजिए जनाब, इसके बाद वारिस पठान साहब आ रही है, खान साहब आ रही हूँ, एक सेकंड। अब जवाब तो सुन लीजिए जनाब जी, अब जवाब तो सुन लीजिए। हाँ दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे अधिक जो है पीएसए प्लांट्स किसके जमाने में लगे? भारतीय जनता पार्टी कितने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए थे भाई साहब आपने? कृपा करके बता दीजिए। समाजवादी पार्टी ने कितने ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में लगवा दिए थे? जरा बता दीजिए। आप एक एक्सप्रेस वे बनवाए थे, उसमें भी जो है 20 फीट का गड्ढा हो गया, कार घुस गई उसके अंदर, ये दशा थी आपकी। आपके यहाँ भ्रष्टाचार का जो है, भ्रष्टाचार की ये दशा थी कि ऐसी कोई सड़क नहीं बनी जिसमें भ्रष्टाचार भयंकर ना हुआ हो। ये दुर्दशा थी आपके जमाने में। गायत्री प्रजापति जैसा बलात्कारी आपका मंत्री हुआ करता था। ये लोग जानते हैं ना। मैं तो आपके बीच में बोलने लगा। अंजना जी ये क्या तरीका है? मैं इनको शांति और संयम आपके बीच में कोई नहीं बोलता है। अनुराग जी आपके बीच में कोई नहीं बोलता है। अंजना जी, अनुराग जी आपके बीच में कोई नहीं बोलता। तर्क नहीं है, इसलिए जो है तर्क और तथ्य से जब कोई होता है तो अनावश्यक हल्ला मचाता है उसे। रुके आ रही हूँ। आपके बीच में कोई नहीं बोलता है अनुराग जी, प्लीज। अरे मेरे बीच में कोई नहीं बोलता है तो झूठ बोलेंगे तो टोका नहीं जाएगा। मैं तो वो बात बोल रहा हूँ जो जनता सभी जानते हैं। कोविड देखिए हमने विकास की बात की, हमें कि भाई पर कैपिटा इनकम जो है 5 वर्षों में डबल हुआ कि नहीं हुआ? 5 वर्षों के कार्यकाल में पर कैपिटा इनकम डबल। कभी भी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी भी 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे और 1 टर्म जो है अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। कृपा करके बता दें क्या पर कैपिटा इनकम किस गति से बढ़ा था? जीडीपी डबल हुई 5 वर्षों में।
कब इनके कार्यकाल में हुई, जरा बता दें ये इनके कार्यकाल में कब। और आज ये समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में समर्थन देती है शिवसेना की सरकार को, आप कृपा करके बता दीजिए ना, आज भी महाराष्ट्र में एवरेज प्रतिदिन कोरोना से 25 लोग आज भी मर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कोरोना से मृत्यु के आखिरी तारीख भी इनको याद नहीं होगी, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जिस तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसकी प्रशंसा की। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सतत, आपको ध्यान होगा जापानी बुखार हर दिन जो है, हर साल जो है सैकड़ों मौतें बच्चों की हुआ करती थी गोरखपुर में, क्यों नहीं रोक पाए? क्यों? बच्चों से इनको प्रेम नहीं था, गोरखपुर अंचल के बच्चों से प्रेम नहीं था। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही जापानी बुखार कैसे गायब हो गया? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया, रोजगार के क्षेत्र में हमने काम किया, विकास के क्षेत्र में हमने काम किया, एलपीजी गैस कनेक्शन हमने दिया, शौचालय हमने बनवाए, मुफ्त के मकान हमने बनवाए, गड्ढा मुक्त सड़कें हमने दी। आपने क्या दिया साहब? बलात्कार, छलात्कार, जमीनें कब्जा करना, गुंडा राज के अलावा क्या था? हर जिला किसी गुंडे के नाम पे आपने जो है रख रखा था। भदौरिया जी उन्होंने गिनाया क्या काम किया? जल्दी से छोटा जवाब। ये कह रहे थे हमने शौचालय बनाए, अरे शौचालय की हालत हुआ है, दीवार नहीं है। ये नहीं, इन्होंने शौचालय की बात की, शौचालय में पानी नहीं, दीवार नहीं, इन्होंने पेपर में बना दिए। ये कह रहे थे उज्ज्वला योजना 400 रुपए की थी, 1000 रुपए की हो गई। किसकी बात कर रहे हो आप यहाँ सड़क की बात कर रहे थे, गड्ढे से भरी हुई सड़क, बुखार की बात कर रहे थे, रोज बुखार जनता जानती है, इसलिए आपको 2014, 2017, 2019 जवाब दे दिए, 2021 में स्थानीय निकाय चुनाव में भी जवाब दिया, 2022 में विधानसभा में देख लीजिएगा, बोलने को तैयार हो, जवाब आ जाएगा। भदौरिया जी क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको जमीन दी थी कि आप एम्स बना लो गोरखपुर में, आज तक आप एम्स चालू नहीं कर पाए गोरखपुर में। 5 साल आपको हो गई, जमीन समाजवादी ने दी थी, आप ये लंबी लंबी बातें बोल के आपने कितने एम्स बना दिए? 6 एम्स बनाने की आपने बात की थी, आपने 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, एक यूनिवर्सिटी आपने कितने एम्स बनाए जरा बताइए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? सैफई में बॉलीवुड के नृत्य के अलावा क्या किया जी? कॉलेज बोलना चाहते हो? शर्मा नहीं? सैफई में नाच कराने के अलावा क्या कर रहे थे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आप कहते हो कि हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए, किससे झूठ बोलते हो? हमने काम किया, इसके लिए हमको शर्मा नहीं चाहिए। और आप बेशर्मी से जो है बकवास करें, आपको पता चल जाएगा जुमलेबाजी क्या होती है। हम तो सच बोलते हैं, झूठ बोलता है अखिलुद्दीन। जो आतंकवाद के नाम पर अगर मुसलमान आतंकवादी हो तो मुकदमे वापस ले ले, ये जिन्नावाद है, इसी को जिन्नावाद कहते हैं जी। इसलिए जिन्ना आपके आदर्श है। दंगे करवाओ और उसके बाद जब बीजेपी मुसलमानों का आतंकवादी है तो मुसलमान आतंकवाद के मामले में कि लगा था कि इस बार कम से कम विकास की राजनीति होगी, विकास पर ही वोट मांगे जाएंगे, विकास ही मुद्दा बनेगा। लेकिन एक बार फिर से जिन्ना शब्द एक बार के अखिलेश यादव ने बोला, उसके बाद से लगातार उसे मुद्दा बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को बार बार जिन्नावादियों की पार्टी कहा जा रहा है। इन्हीं सब पर आप देख रहे हैं चर्चा। क्या इसी के जरिए एक बार फिर से ध्रुवीकरण की कोशिश उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही है? ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लिया। सवाल जिन्ना के सिर्फ नाम लेना है या फिर उनकी बड़ाई कर देना नहीं है। सवाल यह है कि क्या जिन्ना का नाम लेकर कोई भी नेता अगर यह मानता है कि इस देश के मुसलमान जिन्ना परस्त हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, जिन्ना की बड़ाई करने से ये उनके लिए वोट दे देंगे, तो ये सोच खतरनाक है। और इसी के जरिए ध्रुवीकरण की कवायद जब शुरू होती है तो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स की धुरी विकास से हट जाती है और धर्म के आधार पर उस पूरे खेल को आगे ले जाया जाता है। इसीलिए आज हम ये बहस कर रहे हैं, क्योंकि जिन्ना और जिन्ना का सिर्फ नाम ले लेना एक अपने आप में एक टेम्पलेट है ध्रुवीकरण का। लेकिन इसी के साथ अगर अखिलेश यादव सोचते हैं कि जिन्ना का नाम लेने से मुस्लिम जो इस देश में है वो जिन्ना परस्त है, पाकिस्तान परस्त है, तो ये सोच भी तो खतरनाक है। इन्हीं सब पर हम चर्चा को आगे लिए चल रहे हैं। वारिस पठान साहब, आपने कहा कि देश में मुसलमान नहीं है जिन्ना परस्त, लेकिन इससे आगे की कहानी ये भी तो है कि आप भी बार बार कहते हैं कि मुस्लिमों का कोई नेता नहीं है, मुस्लिमों के मसीहा, मुस्लिम ये, मुस्लिम वो, मुस्लिम के अवतार, सब कुछ वही करेंगे। सवाल यह है कि आप भी उसी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है। फिर कैसे लोग माने कि विकास की धुरी बनेगी? आप लोग जितने लोग हैं सब यही करने पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपने विकास का नाम लिया अंजना जी, मैं पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ कहाँ है? पिछले 5 साल में योगी जी सरकार सत्ता में थे, वो तो टोटल फेल हो चुके हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उन्होंने सिर्फ नामकरण किया, उसके सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने जो ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी इस्तेमाल की, उसका विकास हुआ, जिसका नतीजा ये
आज उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट क्राइम रेट है। मेरे पास आंकड़ा है 2020 और 21 सिर्फ एक साल के अंदर 15 मासूम बेगुनाहों को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, 450 लोगों की जेल कस्टडी के अंदर जाने चले गई। तो ये योगी की ठोक डालूंगा वाले पॉलिसी का नतीजा है। और उन्होंने अब कहा जो किसान 700 किसान मर गए, लोग उनके बारे में सवाल करते हैं कि वो बेकसूर थे, उनका क्या, उनके पास जवाब नहीं है। लखीमपुर के ऊपर जवाब नहीं है कि टिन्नी के बेटे ने पीसफुल प्रोटेस्टरों को गाड़ी थार से उड़ा दिया, आज उसको बचाने के जा रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। लोग हाथरस पे सवाल कर रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं। हम वाकई में जा रहे हैं वहां पे क्योंकि हमने देखा कि 19-20% अगर मुसलमान एक 7% वाले यादव को चीफ मिनिस्टर बना सकता है, तो अपने में से क्यों नहीं लीडरशिप पैदा कर सकता? ये देखना चाहिए मुस्लिम को भी अधिकार है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का, है या नहीं है? मुसलमानों को भी अधिकार है या नहीं कि अपने भी लीडर तैयार करे? इतने वर्षों से तो हम दड़ी बिछाते रहे, चटाई बिछाते रहे, रमजान में ये आए, हमने खजूर खिलाई, को टोपी पहना के चले गए। मुस्लिम लोग नहीं, आज मुसलमान को एम्पावरमेंट चाहिए, मुसलमान को रिजर्वमेंट चाहिए, मुसलमानों को भी बराबरी की हिस्सेदारी की जगह चाहिए देश में। देखा यह गया है कि जहां भी एक रिलीजन आगे रहता है वहां के लोगों का फायदा होता है। यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है मुसलमानों का। एक आजम खान थे समाजवादी के पास, मुस्लिम नेता, उनको भी उन्होंने उठा के कोने के अंदर डाल दिया, अता पता ठिकाना नहीं है। तो हम जा रहे हैं एम्पावरमेंट कराने, उन्हीं से अंदर से लीडर पैदा करेंगे। कौम के मसाइल होते हैं ना, कौन जाएगा विधानसभा में अपनी बात रखेगा कौम की? अगर मुस्लिम एम्पावरमेंट नहीं होगा तो कौन जाएगा विधानसभा के अंदर और जाके बात रखेगा अपनी? आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बीजेपी की पॉलिटिक्स का ऐसा असर है खान साहब, पता है कि कोई मुस्लिमों के हित में बात करने से डरता है। इसीलिए अखिलेश यादव को एक बार जिन्ना का नाम लेना इतना भारी पड़ा है कि रोज अनुराग भदौरिया जी बैठते हैं टीवी पर, चाय पी के सफाई देते रहते हैं। अब तो मुस्लिमों के हक में बोलने से भी सब डरते हैं। गर्म पानी पी के, गर्म पानी ये देने वाले थे अनुराग भदौरिया। 2012 के घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा पानी पी के, चाहे गर्म पानी पी के, जो अरे अंजना जी समाजवादी ने 2012 के घोषणा पत्र में था अगर हम आएंगे सत्ता में तो 18% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को, जॉब एजुकेशन में नहीं दिया। अंजना जी बोलने देंगे आप तो बोल लें, नहीं तो नहीं बोल। बोलिए खान साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी का नारा ही सब जन हिताय सब जन सुखाय, सबको साथ लेके चलने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हिंदुस्तान का आइन भी कहता है और हिंदुस्तान का संविधान भी कहता है। और जब आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे आप किसान की बात कर रहे थे, अभी भारतीय जनता पार्टी को बता कर रहे थे, इतने का हमने भुगतान कर दिया, एहसान किया आपने। किसान जो है जाड़े में, बरसात में, गर्मी में गन्ना बोता है अपने खेतों में, अब बो करके फिर मिल तक पहुंचाता है, उसके बाद आप 18,000 करोड़ रुपए आज बाकी है गन्ना किसानों का, आप एहसान कर रहे हैं, हमने भुगतान कर दिया, क्या करिए? या एहसान नहीं कर रहे हैं, आप कर्जेदार हैं, गन्ना किसानों का मदद करिए, आम आदमी की मदद करिए। डीजल पे बात जब आती है तो डीजल में बात आप नहीं करते, डीजल भी किसानों से रिलेटेड चीज है। आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा महंगाई है कहाँ? महंगाई तो है ही नहीं है। इनके एक मंत्री ने कहा कि डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी पे बड़े बड़े लोग चलते हैं, छोटे लोग चलते ही नहीं है। तो ये तो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, इस तरह से लोगों को डाइवर्जन करना चाहती है, 5 साल के काम को गिनाना नहीं चाहती है। जीडीपी यही खेल खेल रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि किसान 2 रोटी नहीं पा रहा है, गरीब आदमी खाने को नहीं पा रहा है। क्या कितनी महंगाई हो गई है? आज टमाटर 120 रुपए बिक रहा है, गेहूं सरसों का तेल 220 रुपए बिक रहा है। तो कहां की बात कहां ले जा रहे हो आप जिन्ना और इसमें घुमा रहे हो। इस तरह से काम नहीं चलेगा भाई मेरे, ये नहीं काम चलेगा। जनता जो मूल मुद्दे हैं उनसे प्रभावित होती है, उस पर आप काम नहीं करोगे। मैं चलिए यहीं लखनऊ में मोहनलालगंज में दिखा दूं शौचालय की स्थिति क्या है, कि वहां भूसा भरा हुआ रखा हुआ है, वहां पानी नहीं है, वहां टंकी नहीं है। कहां शौचालय की बात करते हो आप गैस के दाम 1,000 तक पहुंचा दिया। जिसने एक बार गैस दिया दोबारा हिम्मत नहीं पड़ रही है गैस सिलेंडर भरवा ले। अब महंगाई की मार इतनी तगड़ी झेला रहे हो कि आप इतना जनता परेशान है, कितने आत्महत्या कर लिए। जिन्ना की पार लगाएंगे बेड़ा महंगाई से। जिन्ना पे एक सेंटेंस है, क्या हो पठान साहब एक सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं। सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की केंद्र में सरकार चल रही थी। ठीक है, एक लाइन सुन लेते हैं। जिन्ना ने देश का एक लाइन की दर
ठीक है। जिन्ना ने देश का की बेड़ा 10% गर्क थी। किया, आज 4.5% अखिलेश ने है। समाजवादी का 35 बेड़ा रुपए गर्क कर लीटर दिया प्रति जिन्ना लीटर का पे नाम पेट्रोल लेके। का भाव मुसलमान तुम्हारे इसमें नहीं आने वाला है, देश के मुसलमान को कुछ लेना देना नहीं है। महंगाई से जिन्ना बचाएंगे क्या? ठीक है। तो 50 पेट्रोल का भाव बढ़ा, झूठ बोल रहा है प्रदेश में नहीं है। तब आपने सपा बसपा के लोग कांग्रेस के चरण छाटन में बोलते हैं महंगाई नहीं है। आपको शर्म भी नहीं आती कहते हुए कि महंगाई नहीं है। एक एक करके महंगाई दुनिया देख रही है, शुक्ला जी, पूरी दुनिया देख रही है। शुक्ला जी, आप टमाटर कैसे खरीद रहे हैं सर? महंगाई का मानक सर, है। आपके घर में टमाटर कैसे आ रहे हैं? टमाटर की क्या कीमत दे रहे हैं सर आप लोग? प्रेम शुक्ला जी, मायावती उस कार्यकाल में मुख्यमंत्री रही, उन्होंने उस समय क्या किया ये भी बताइए ना। अरे टमाटर का नाम बताइए ना। सवाल है जी, टमाटर कैसे खरीद रहे हैं? क्या प्राइस चल रहा है सर? टमाटर का दाम घटता बढ़ता रहता है और आपको पता, हम उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। शरद पवार कृषि मंत्री थे, उसे महंगाई पर वही सेंचुरी मार रहा है अब देश जो में। बताऊं आपको, तो इस तरह के मंत्रियों को आप समर्थन दिए हुए थे। सीबीआई का डंडा दिखाया जाता था और सुश्री मायावती और श्रीमान मुलायम सिंह यादव दुम हिलाते हुए सोनिया गांधी के सामने झमाझम किया आप लोगों ने। एक सेकंड, ऐसा झमाझम किया है शुक्ला जी कि जो देखिए वही सेंचुरी मार रहा है। पेट्रोल है वही सेंचुरी मार रहा है, टमाटर है वही सेंचुरी, मतलब गजब कर दिया है सर आप लोगों ने। वैसे मतलब एकदम ही माला माल कर दिया है, झमाझम एकदम। जिसको देखिए 100% जो है पेट्रोल के दाम में जब वृद्धि हुई तब ये कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, हमारे कार्यकाल में 12 रुपए 13 रुपए बढ़ा है। 7 वर्षों में 13 रुपए बढ़ना और जो है 10 वर्षों में 50 रुपए बढ़ना, किसने ज्यादा महंगाई बढ़ाई आप ही बता दीजिए। खून चूस रहे हो आप जनता का, संजीव सिंह जी बताइए ना जरा आप कैलकुलेट करके बता दीजिए। राजस्थान के पेट्रोल का भाव और उत्तर प्रदेश के पेट्रोल का भाव समझ लीजिए। राजस्थान में संजीव जी बोले, फिर भदौरिया साहब आ रही है, रुक जाइए। सबसे अधिक वैट आपने शुक्ला जी पूरा कर रहे हैं, इस पर जो है सपा बसपा क्या प्रेम शुक्ला जी को पूरा करा रहे हैं। कांग्रेस ऐसा अगर मॉडल ले आएंगे तो उसका दुष्परिणाम भी झेलेंगे। ठीक है संजीव जी। अंजना जी, पहली बात की बराबरी का सबको समय दिया करिए। मैं प्रेम शुक्ला जी का प्रवचन सुनने नहीं आया हूं। इतनी झूठे बोल रहे हैं, इतनी झूठ बोल रहे हैं। इनके बारे में राहत साहब की 4 लाइन पर्याप्त है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की मंडी लगी है और दरवाजे पे लिखा सच बोलो। ये वो लोग हैं। आप थोड़ा सा सत्य पे आ जाइए अंजना जी। शुक्ला जी सुनिए, नफरत की राजनीति करते हुए लोग हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में फटकारा है। 120 लोगों पे एनएसए का मुकदमा दर्ज किया था, 94 मुकदमों को फर्जी साबित करा दिया। आज उत्तर प्रदेश की शान व्यवस्था ये है कि आज देखिए अंजना जी, ऐसे नहीं चलेगा। अंजना जी थोड़ा सा बताइए। अंजना जी ऐसे नहीं चल पाएगा। 4,000 करोड़ रुपए अंशदान देना, अंजना जी ऐसे नहीं चल पाएगा। अगर झूठों को बैठा करके सुनाने पर मैं नहीं बात कर पाऊंगा। ये दशा है आपकी। छत्तीसगढ़ राजस्थान 2 सरकारें हैं। ठीक है सर, एक बार संजीव जी को बोलने दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट की खेती कानून वापस ले रहे हैं, प्लीज बताइए ना। प्लीज अंजना जी, ये इन झूठों का इतिहास है। ये भवानी बांध परियोजना है। इस जो तेलंगाना की परियोजना है, ये देखिए झूठ है, लंपट, मर्यादित होकर के भाषा सुधार करके बात करें। शुक्ला जी, मर्यादित भाषा में बात करिए, क्योंकि संस्कार विहीन लोग, संस्कार विहीन लोगों को पूरा देश देख रही है। जो कलकत्ता के फ्लाईओवर, कलकत्ता के होटल की तस्वीर डालते थे, ये इनका है, ये इनका सच है। तो ऐसे लोगों से विकास की बात करेंगे। ये जिन्नावादी लोग, जो सावरकरवादी लोग, ये देश को आज बात करेंगे, देशभक्ति पे प्रमाण पत्र देंगे। और दूसरी तरफ इनके नेता हैं, ये देखिए सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है। अंजना जी, सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है। ये क्या कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट इकोनॉमी में फेल है, मोदी गवर्नमेंट बॉर्डर सिक्योरिटी में फेल है, मोदी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी में फेल है। ये सुब्रमण्यम स्वामी है। शुक्ला जी, इसको देखो, आपके संजीव जी आपने दिखा दिया। आप शुक्ला जी एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप भी दे दीजिए। पूछ लीजिए सवाल क्या पूछ रहे हैं, जिन्ना पर कुछ पूछ रहे हैं। हाँ पूछिए शुक्ला जी। शुक्ला जी को आलू टमाटर मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का नेता था कि नहीं? पंडित मोतीलाल नेहरू का मित्र था कि नहीं? और बंटवारे के दस्तावेज पर हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया कि नहीं? 10 लाख लोगों की हत्या के दोषी
पंडित लाल नेहरू भी समान रूप से हैं कि जवाब नहीं? सुनते जाइए। जरा इन प्रश्नों के भी उत्तर दे दीजिए। ठीक है, अब जवाब सुनिए। जवाब सुन लीजिए। अब धैर्य से सुना अंजना जी, धैर्य से कहिएगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अपनी बदनामी न कराइएगा। सुन लीजिए, जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की जब उनको लगा कि मुसलमानों के लिए, जब सावरकर हिंदुओं की बात करते थे, मुसलमानों के लिए जब उन्होंने लक्ष्य चले, तो जिन्ना जब सुनिए, अरे सुन लीजिए, आपकी जानकारी संघ का इतिहास नहीं पढ़ता हूँ, इतिहास क्या सुन लीजिए। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में फजलुल हक ने जब तय कर दिया, सुनिए आगे, अरे सुन तो लीजिए, देख लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, सामना में काम नहीं किया हूँ, अरे इतिहास पढ़ के आया हूँ, पहले सुनिए महाराज। अब देखिए, अभी सुन लीजिए भैया, आप बताइए ना, मोहम्मद अली जिन्ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसकी सरकार में थे? जिन्ना का साथ कौन दिया था? जिन्ना के सब अपने अपने नेता पर अपने अपने तरीके से बात बोलेंगे। कोई जिन्ना लाएगा, कोई सीए, कोई एनआरसी, लेकिन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे आपके हैं, जो आपसे ताल्लुक रखते हैं, जो विकास के हैं, जो शिक्षा के हैं, जो सड़कों के हैं, जो अस्पतालों के हैं, उसी पर असल वोट पड़ना चाहिए और उसी से